नमस्कार, मैं हूं उदय। IND24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। ट्रंप ने ईरान पर नए तेल प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित कंपनियों में भारतीय कंपनियां भी शामिल है। अमेरिका ने 4 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। कैग रिपोर्ट से आपको बता दें कि बवाल मचा है। केजरीवाल सरकार की शराब नीति से 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई है। बता दें कि 1984 के दंगों में सजा का ऐलान किया है। इसके साथ ही प्रीति जिंटा ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा है। वहीं आपको बता दें कि फेक न्यूज़ फैलाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही बता दें कि टाटा एयरटेल के DTH कारोबार का अब मर्जर होगा। तो इन्हीं तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे हम, और सबसे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। और खबर ईरान से है, जहाँ ईरान के लिए ट्रंप ने भी मुसीबत खड़ी कर दी है। ट्रंप प्रशासन के स्टेट डिपार्टमेंट ने ईरान के तेल को चोरी छिपे व्यापार करने वाली संस्था और जहाज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कंपनियों में भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग में शामिल 16 संस्थाओं और जहाज़ों को प्रतिबंधित कर दिया है। ये कदम ईरान की तेल बिक्री को रोकने के लिए उठाया गया था। विदेश मंत्रालय और ट्रेजरी विभाग के OFAC ने कुल 22 लोगों को प्रतिबंधित किया है। इसके अलावा 13 जहाज़ों को ब्लॉक संपत्ति के तौर पर पाबंदी लगाई। जिन पर पाबंदी लगाई गई है उनमें UAE और हांगकांग के ऑयल ब्रोकर, इसके साथ ही भारत और चीन के टैंकर ऑपरेटर और मैनेजर्स, ईरान की नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के प्रमुख और ईरानी ऑयल टर्मिनल्स कंपनी शामिल हैं। इन प्रतिबंधित जहाज़ों पर सैकड़ों मिलियन डॉलर के लाखों बैरल कच्चे तेल को शिपिंग किया जा रहा था। तो चोरी छिपे तेल बेचने के आरोप लगे हैं। ईरान पर पहले से अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते उसकी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही है। अपने तेल को ईरान चोरी छिपे बेचने को मजबूर है। जिसके साथ व्यापार होता है, अमेरिका उन कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा देता है। नए प्रतिबंध उन कंपनियों और लोगों पर लगाए गए हैं जो अवैध तरीके से ईरान से तेल को एशिया में बेचने के लिए भेजते थे। जिन जहाज़ों को सीज किया गया है, इन जहाज़ों ने करोड़ों बैरल कच्चे तेल को लूट करके ट्रांसपोर्ट किया है। अमेरिका का दावा है कि चोरी छिपे तेल बेचने से ईरान की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी। ये ट्रेड न केवल एक आर्थिक गतिविधि थी, बल्कि ये आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग का एक तरीका बन चुका था। अमेरिका ने भारत की 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरोप है कि ये कंपनियां रोक के बावजूद पीठ पीछे खेल कर रही थीं। इन कंपनियों में 2 नोएडा और गुरुग्राम की भी शामिल हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि ईरान से तेल खरीद और उसकी एशिया में आपूर्ति करने में शामिल हैं। जबकि अमेरिका ने ईरान से क्रूड ऑयल की खरीद पर प्रतिबंध लगा रखा है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के बाद इन कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बता दें कि कहीं ना कहीं ईरान ने मुश्किलें जो है वो अमेरिका ने खड़ी कर दी हैं, और तमाम भारतीय कंपनियों पर भी ईरान के साथ ही अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगा दिया है। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में शराब नीति पर कैग रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन में रखी। LGVK सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था, इसे सदन में नहीं रखा। उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का घाटा हुआ। पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे, जिन्हें तत्कालीन डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था। विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट में बताया गया कि कमजोर नीति और उसकी खराब क्रियान्वयन के कारण ये नुकसान हुआ। कैग रिपोर्ट में बताया गया कि लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ। नीति तैयार करने के लिए बनी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को तत्कालीन अरविंद केजरीवाल की सरकार में उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार सरकार को 941.53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि बिना जरूरी अनुमति के गैर अनुरूप नगर पालिका वार्डों, यानी कि जिन वार्डों में या जिन इलाकों में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं थी, में शराब की दुकानें खोल दी गईं। बाद में जब दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि
डीडीए ने इन इलाकों में दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी तो कई लाइसेंस धारकों को दुकानें बंद करनी पड़ी। हाईकोर्ट ने ऐसे 67 बाटों में शराब दुकानों के लाइसेंस शुल्क को माफ करने का आदेश दिया, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। इससे पहले सदन में विपक्षी पार्टी आप ने सीएम हाउस में भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों के मुद्दे पर हंगामा किए। एलजीबी के सक्सेना जब भाषण दे रहे थे तब आप विधायकों ने मोदी मोदी की नारेबाजी की। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 21 आप विधायकों को 3 मार्च तक के लिए सस्पेंड कर दिया। सदन में बाहर आने के बाद आतिशी ने कहा कि सीएम हाउस से भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें क्यों हटाई गई? क्या पीएम मोदी बाबा साहेब अंबेडकर से भी बड़े हैं? उन्होंने कहा कि आप सरकार के समय हर सरकारी दफ्तर में भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगाई गई थी। दिल्ली सरकार को 2021-22 की आबकारी नीति के कारण 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। की अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगा केस में आज कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राहुल सवेनी कोर्ट के विशेष जज कावेरी बवेजा ने दोपहर 2 बजे के बाद ये फैसला सुनाया। ये मामला दंगों के दौरान दिल्ली के सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है। तब सज्जन बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद थे। पीड़ित पक्ष ने उन्हें मौत की सजा देने की मांग की थी। सज्जन कुमार को 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने 21 फरवरी को सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वे इस समय वे दंगों से जुड़े अन्य मामलों में तिहाड़ जेल में बंद हैं और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तो बता दें कि 1984 के दंगों में सजा का ऐलान हुआ है। पिता पुत्र की हत्या के मामले में सजा हुई है। तो पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे सज्जन 1984 सिख विरोधी दंगा के चलते उम्र कैद की उन्हें सजा सुनाई गई है। कब क्या हुआ ये भी जान लीजिए। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। अगले दिन यानी कि 1 नवंबर को दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। पीटीआई के अनुसार तब सिर्फ दिल्ली में ही करीब 2700 लोग मारे गए थे। देश में मरने वालों का आंकड़ा 3500 के करीब था। मई 2020 में दंगे की जांच के लिए जीटी नानावती कमीशन का गठन हुआ। इसके बाद 24 अक्टूबर 2005 को सीबीआई ने नानावती कमीशन की सिफारिश पर केस दर्ज किया। 1 फरवरी 2010 को ट्रायल कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार, बलवान खोकर, महेंद्र यादव, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल, किशन खोकर, महासिंह और संतोष रानी को समन जारी किया। इसके बाद 30 अप्रैल 2013 को कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया। इसके खिलाफ सीबीआई ने 19 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट में अपील की। 22 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को नोटिस जारी किया। इसके बाद 17 दिसंबर 2018 को हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को 5 सिखों की हत्या की मामले में दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। तो दंगों के 21 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी हुआ उससे उनका सिर शर्म से झुक जाता है। साथ ही मंत्री सिरसा ने कहा कि 4004 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो 1984 सिख विरोधी दंगे में आपको बता दें कि आरोपी सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई है। बता दें कि सज्जन कुमार पहले से ही सजा काट रहे हैं और अब कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो 1984 के दंगों में सजा का ऐलान हुआ है। तो पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं सज्जन कुमार और अब ट्रायल कोर्ट ने भी सज्जन कुमार को सजा सुनाई है। तो सीबीआई ने पूरे मामले को कोर्ट में रखा। तो पिता पुत्र की हत्या के मामले में सजा का ऐलान हुआ है। खबर आरबीआई से जुड़ी है, जहां आपको बता दें कि स्थिर माहौल और रुपए में कमजोरी के बीच रिजर्व बैंक ने जनवरी में 2.8 टन सोना खरीदा है। बीते साल भी आरबीआई ने 72.6 टन सोना खरीदा था। इसके चलते केंद्रीय रिजर्व
बैंक के कुल विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़कर 11.3% हो गई है, जो एक साल पहले 7.7% थी। आरबीआई के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी के आखिरी तक देश का गोल्ड रिजर्व बढ़कर 889 टन हो गया है। पिछले साल के मुकाबले 8% ज़्यादा है। 2 फरवरी 2024 को देश का गोल्ड रिजर्व 812.33 टन था। दिलचस्प यह है कि 2024 में रिजर्व बैंक ने लगातार 7वें साल गोल्ड रिजर्व बढ़ाया था। इस बीच चीन ने जनवरी में लगातार तीसरे महीने सोने की खरीदारी की थी। अब ये भी जान लेते कि आरबीआई सोना क्यों खरीद रहा है। तो बता दें कि सोना महंगाई से नुकसान की भरपाई करने में मदद करता है। दुनिया के बैंक को भी वैश्विक महंगाई का सामना करना पड़ता है। इससे करेंसी की वैल्यू घटती है। संकट के दौर में सोने के दाम बढ़ने लगते हैं। इससे चुनौतीपूर्ण दौर में सोने में किया गया निवेश अच्छा रिटर्न देता है। हाल में कई देशों के बीच युद्ध से सोने का रिटर्न बढ़ गया है। सोने से निवेश रिस्क फ्री होता है, जो केंद्रीय बैंकों को पसंद है। डॉलर की वैल्यू घटने पर सोने की कीमत बढ़ना भी उन्हें आकर्षित करता है। और बता दें कि इस साल यानी कि 1 जनवरी से अब तक यानी कि 24 फरवरी तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपये से बढ़कर 10,194 रुपये बढ़ा है, यानी कि 86,356 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं चांदी का भाव भी 86,070 रुपये प्रति किलो से 10,227 रुपये बढ़कर 96,244 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं पिछले साल यानी कि 2024 में सोना 12,810 रुपये महंगा हुआ था। हालांकि एक बड़ी रैली के बाद सोने में गिरावट आनी थी, वे आ चुकी है। अमेरिका के बाद यूके ने ब्याज दरों में कटौती और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने से गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। वहीं गोल्ड ETF में निवेश भी बढ़ रहा है। इससे भी गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में इस साल सोना 90,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। तो लगातार दुनिया के बड़े देश सोने में निवेश कर रहे हैं और सोना खरीद रहे हैं। बता दें कि महंगाई को कंट्रोल करने में और रुपए को मजबूत करने में सोना अहम भागीदारी निभाता है। इसके साथ ही विदेशी करेंसी को रिजर्व रखने में कई तरह की दिक्कतें होती हैं, क्योंकि जो नोट होते हैं वो कई बार सड़ जाते हैं, कट जाते हैं। लेकिन सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, क्योंकि इसको स्टोर आसानी से किया जा सकता है, इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो सोने की वैल्यू ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर हम 1 टन जो नोट है उसको ट्रांसफ़र करें तो उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन अगर 1 टन गोल्ड को अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इसलिए दुनिया के बड़े निवेशक, जो बड़े बैंक हैं दुनिया के, वो सोने में निवेश करते हैं और महंगाई के समय में या किसी भी युद्ध के समय या विपरीत स्थिति में सोने से अच्छा निवेश पाते हैं और अच्छा रिटर्न उन्हें मिलता है। तो लगातार आरबीआई सोना खरीद रहा है और गोल्ड रिजर्व की बात करें तो 889 टन आरबीआई का गोल्ड रिजर्व पहुंच गया है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ गई है, 11.3 पहुंच गई है। तो आरबीआई ने जनवरी में 3 टन सोना खरीदा। लगातार दुनिया के बड़े देश अमेरिका, चाइना, तमाम जो देश हैं वो लगातार गोल्ड खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। और बताएं कि फॉरेक्स रिजर्व में सोने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फॉरेक्स रिजर्व यानी कि दुनिया के तमाम जो फॉरेन कंट्री हैं उनकी जो करेंसी होती है, जो गोल्ड होता है, बॉन्ड होते हैं, तमाम इन वैल्यूज़ को फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है। और ये फॉरेक्स रिजर्व कहीं ना कहीं देश की स्थिति को भी दर्शाते हैं। तो दुनिया भर के बैंकों को भी वैश्विक महंगाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सोना एक ज़रूरी भूमिका निभाता है। और बता दें कि जब करेंसी की वैल्यू घटती है तो सोना करेंसी को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि सोना महंगाई से नुकसान की भरपाई करने में मदद करता है। बता दें कि दुनिया भर के बैंकों को भी वैश्विक महंगाई का सामना करना पड़ता है। और जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, इसके साथ ही इजराइल की बात करें तो इजराइल भी इस दौरान युद्ध के मैदान में है। लगातार उसका फिलीपींस के साथ संघर्ष चल रहा है। ऐसे में लगातार कई देशों में जो महंगाई है वो अपने चरम पर है। तो महंगाई को कंट्रोल करने में गोल्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी कड़ी में लगातार आरबीआई अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़कर 11.3% हो गई है।
बता दें कि जनवरी में 3 टन आरबीआई ने सोना खरीदा था, जो कि अब रिजर्व 889 टन पर पहुंच गया है। तो बता दें कि 1 जनवरी से लेकर अब तक अगर सोने की हम बात करें तो सोने में भी 10,000 रुपये को उछाला है, और ये माना जा रहा है कि इस साल जो सोना है वो आसानी से 90,000 रुपये 10 ग्राम को पार कर जाएगा। तो लगातार सोने के भाव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे तमाम जो बैंकें हैं, जो तमाम निवेशक हैं, वो सोने में निवेश को एक सही निवेश मानते हैं और इससे अच्छा रिटर्न भी मिलता हुआ नजर आता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोने में निवेश को लेकर जो इन्वेस्टर होते हैं, जो केंद्रीय बैंक होते हैं, जो तमाम देश होते हैं, वो उत्साहित होते हैं और लगातार सोने की खरीदारी करते हैं। और लगातार इस प्रकार से जब सोने की खरीदारी होती है तो सोने की वैल्यू भी बढ़ती है, सोने के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो केंद्रीय रिजर्व बैंक के पास 889 टन जो सोना है वो रिजर्व है। अगर हम बात करें भारतीयों की, तो भारतीयों के पास भी बड़ी संख्या में, दुनिया की अगर हम तुलना करें तो बड़ी संख्या भारतीयों के पास खुद का सोना रिजर्व है। तो सोने के बाद अब हम बात करेंगे शेयर मार्केट की। तो हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि आज मंगलवार यानी कि 25 फरवरी को सेंसेक्स करीब 250 अंक की तेजी के साथ 74,700 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। निफ्टी में भी करीब 50 अंकों की तेजी देखने को मिली है। ये 22,600 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में तेजी और 15 में गिरावट का दौर देखा गया। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में भी 20 में तेजी और 30 गिरावट देखने को मिली। एनएससी सेक्टोरल इंडेक्स के मेटल में 1.45%, रियलिटी में 1.22% और पीएसयू यानी कि सरकारी बैंकों की बात करें तो उसके इंडेक्स में 1.0% की गिरावट देखने को मिली। वहीं ऑटो की बात करें, एफएमसीजी की बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1% तक की तेजी देखी गई। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर भारतीय बाजारों के साथ दुनिया के शेयर बाजारों में क्या हाल है। तो इस शेयर बाजारों में जापान के निक्केई में 1.13%, कोरिया के कॉस्पी में 0.42%, हांगकांग के हैंगसेंग में 0.2% और चीन के संघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.14% की गिरावट देखने को मिली। यानी कि दुनिया के कई शेयर मार्केटों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। अगर हम बात करें कल की, तो 24 फरवरी को विदेशी निवेशकों ने 6,286.70 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। बता दें कि लगातार भारतीय शेयर बाजार में FIIs ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में जो विदेशी इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, वो पैसा निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। तो देश की जानी मानी कंपनी भारती एयरटेल अपने DTH बिजनेस से एयरटेल डिजिटल टीवी को टाटा प्ले के साथ मर्ज करने जा रहा है। अगर ये मर्जर होता है तो 2016 में डिश टीवी के वीडियोकॉन D2H के साथ विलय के बाद भारत के DTH सेक्टर में ये सबसे बड़ा मर्जर होगा। ना तो भारती एयरटेल और ना ही टाटा सन्स ने विलय पर आधिकारिक तौर पर फिलहाल कोई टिप्पणी की है, लेकिन सूत्रों से संकेत मिल रहा है कि घोषणा कुछ हफ्तों के भीतर आ सकती है। दोनों पक्ष महीनों से इस पर बातचीत भी कर रहे हैं। इसके साथ ही खबर है कि मर्जर किस प्रकार होगा। तो बता दें कि ये मर्जर शेयरों की अदला बदली के जरिए होगा। एयरटेल के पास 52 से 55% की बहुमत हिस्सेदारी होगी, जबकि टाटा सन्स और बोल्ट डिज्नी सहित टाटा प्ले के शेयर होल्डर्स 45 से 48% हिस्सेदारी रखेंगे। यानी कि जो टाटा है उसकी हिस्सेदारी कम रहेगी और एयरटेल की हिस्सेदारी ज़्यादा रहेगी। इसके साथ ही एक नॉन बाइंडिंग डील होगी। तो मर्जर क्यों हो रहा है ये भी जान लेते हैं। बता दें कि टाटा प्ले और एयरटेल के डिजिटल टीवी के मर्जर का फैसला ऐसे समय लिया गया है जब लोग टीवी के बजाय ऑनलाइन वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग देखना पसंद कर रहे हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार DTH यूज़र की संख्या 2024 में घटकर 6 करोड़ हो गई। साथ ही 2021 में 7 करोड़ थी। यानी कि लगातार टेलीविज़न देखने वालों की संख्या में गिरावट आ रही है और जो लोग हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में जो तमाम दिग्गज कंपनियां हैं वो भी अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर रही हैं। ऐसे में टाटा प्ले और एयरटेल के बीच ये मर्जर माना जा रहा है और इन दोनों के मर्जर के बाद दोनों ही डिजिटल सेक्टर में एक बड़ी हिस्सेदारी रखेंगे। तो
तो मर्जर के बाद एयरटेल डिजिटल टीवी को टाटा प्ले के 1.9 करोड़ घरों और 50 लाख ब्रॉडबैंड ग्राहकों तक पहुंच मिलेगी। अभी इनके कंबाइंड सब्सक्राइबर की संख्या 3.5 करोड़ है। मर्जर के बाद बनी कंपनी के पास दूरसंचार, ब्रॉडबैंड और डीटीएच को बंडल करके कई ज़्यादा सेवाएं प्रदान करने की क्षमता होगी। तो जॉइंट वेंचर में शुरू हुआ था टाटा प्ले और बता दें कि इसकी शुरुआत साल 2006 में रूपर्ट मैकडॉक के न्यूकॉर्प के साथ एक जॉइंट वेंचर के रूप में हुई थी। पहले इसका नाम टाटा स्काई था। 2019 में जब वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने मरकोड डोक की 21वीं सेंचुरी फॉक्स का अधिग्रहण किया तो ये हिस्सेदारी उसके पास चली गई। 2008 में लॉन्च हुआ था एयरटेल टीवी भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने साल 2008 में डायरेक्ट टू होम यानी कि डीटीएच सैटेलाइट टीवी सर्विस एयरटेल डिजिटल टीवी लॉन्च की थी। शुरुआत में ये सर्विस 62 शहरों में 21,000 रिटेल आउटलेट के जरिए ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई गई थी। तो एयरटेल के पास 52 से 55% हिस्सेदारी होगी। बॉलीवुड की डिंपल गर्ल यानी कि प्रीति जिंटा एक बार फिर से सुर्खी में। हाल ही में एक्स हैंडल पर केरल कांग्रेस ने एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उस खबर को रीपोस्ट किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि प्रीति जिंटा का 18 करोड़ की लोन माफ़ कर दिया गया। इस खबर के सामने आने के बाद प्रीति जिंटा ने जहां अपने लीगल टीम के जरिए पोर्टल को एक बयान जारी किया, वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपनी भड़ास को निकाला। प्रीति जिंटा ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वे 10 साल पहले लिए लोन का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी पर भड़कती हैं और फेक न्यूज़ को बढ़ावा देने का आरोप लगाती नजर आईं। उन्होंने पार्टी से कहा कि उन्हें इस हरकत के लिए शर्म आनी चाहिए। एक्ट्रेस का पोस्ट अब वायरल हो रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं हैरान हूं कि कोई राजनीतिक पार्टी या उनका प्रतिनिधि मेरे नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करके फेक न्यूज़ को बढ़ावा दे रहा है और बेबुनियाद गपशप और क्लिकबेट में लिप्त है। रिकॉर्ड के लिए एक लोन लिया गया था जो पूरी तरह से चुका दिया गया था और इस बात को 10 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। उम्मीद है कि ये स्पष्ट हो जाएगा और मदद करेगा ताकि भविष्य में कोई गलतफहमी ना हो। तो प्रीति जिंटा ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा है। तो प्रीति जिंटा ने फेक न्यूज़ और फेक खबर को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। प्रीति जिंटा ने कहा कि जो लोन लिया गया था वो चुका दिया गया है और अब इसको लेकर फर्जी खबर फैलाई जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी पर प्रीति जिंटा ने निशाना साधा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी बात रखी है। तो 18 करोड़ की लोन माफ़ी वाला ये मामला है। इस मामले को लेकर प्रीति जिंटा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है और फेक न्यूज़ ना फैलाने की बात कही है। तो प्रीति जिंटा ने लिखा कि आपको शर्म आनी चाहिए, फेक न्यूज़ फैलाने का उन्होंने आरोप लगाया। तो ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जिसे प्रीति जिंटा ने किया है और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक दल द्वारा इस तरह से फेक न्यूज़ नहीं फैलानी चाहिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से ऊपर उठाकर विकासशील राज्य बनाया है। आज राज्य भारत की प्रेरक शक्ति है। भोपाल में मोदी जी द्वारा उद्घाटन किए गए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंचे थे और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हुए। बता दें कि इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ की और कांग्रेस पर भी इस पोस्ट के जरिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से ऊपर उठाकर विकासशील राज्य बनाया है। आज राज्य भारत की प्रेरक शक्ति है। भोपाल में मोदी जी द्वारा उद्घाटन किए गए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।